वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है, उसे वर्ण कहते हैं। उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण के मुख्य दो प्रकार होते हैं, दो भेद हैं। स्वर वर्ण जिसे अंग्रेजी में वोवेल लेटर कहते हैं, व्यंजन वर्ण जिसे अंग्रेजी में कंसोनेंट लेटर कहते हैं। स्वर वर्ण में अ से अ तक का वर्ण शामिल है। व्यंजन वर्ण में क हलंत से लेकर सामान्य तौर पर ज हलंत तक को व्यंजन वर्ण माना जाता है। स्वर वर्ण क्या है फिर? स्वर वर्ण का अर्थ है अ से लेकर अ तक, यानी स्वर वर्णों की संख्या 11 है। यानी वे वर्ण जिसका उच्चारण स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र होता है, किसी के सहायता की आवश्यकता की जरूरत नहीं होता है, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। इसकी संख्या कुल 11 है। इसमें आता है अ, आ, ई, उ, री से लेकर अ तक। कॉमा भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ। व्यंजन वर्ण का लिखे परिभाषा। व्यंजन वर्ण की परिभाषा है कि वैसे वर्ण या वे वर्ण जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से, स्वर वर्ण की सहायता से लिया जाता है, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे हो गया क हलंत, ख हलंत, च हलंत, ख हलंत से लेकर ज हलंत, इसके आगे ये आपका व्यंजन वर्ण हुआ। ये नॉर्मल परिभाषा है इसका। सामान्य तौर पर स्वर वर्ण का ये रहा, व्यंजन वर्ण का ये रहा। आगे फिर देखते हैं स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के बारे में। फिर हम लोग स्वर वर्ण पढ़ते हैं। अभी आप लोगों ने देखा कि वर्ण दो तरह के होते हैं, एक स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण का अर्थ है कि इसके उच्चारण में, इसके ध्वनि के बोलने में किसी अन्य वर्ण का सहायता लेने की जरूरत नहीं पड़ता है। तो स्वर वर्ण एक बार आप लोग पढ़ ले। स्वर वर्ण को एक बार प्रैक्टिस कीजिए, कैसे इसको पढ़ना चाहिए।
इसको पढ़ा जाता है अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह। इसे हम दोनों सेम भी पढ़े हैं, दोनों समान वर्ण को। तो ये यहाँ से यहाँ ये दोनों समान वर्ण है, इसमें एक छोटा है और दूसरा बड़ा है। तो यहाँ जो मैंने उच्चारण किया कि अ, आ, ई, उ, तो अपने लोग यहाँ तो इसे उच्चारण में हम लोग पहले ये भी पढ़ा करते थे कि ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ। ऐसे पढ़ने और पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे बोल सकते हैं ई, उ। तो इस तरह से इसका उच्चारण करना चाहिए। फिर हम लोग देखेंगे कि स्वर वर्ण के भेद। तो स्वर वर्ण के दो भेद होते हैं, दो भेद है। कितने भेद है? दो है। एक का नाम है मूल स्वर वर्ण, और दूसरा है संयुक्त स्वर वर्ण। मूल स्वर वर्ण और दूसरा है संयुक्त स्वर वर्ण। और एक बात और जान ले कि स्वर वर्ण में अ से औ तक ही माना गया है। अनुस्वार और विसर्ग को विसर जाइए, यानी इस दोनों को अयोगवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अयोगवाह। अगर पूछा जाए कि अयोगवाह किसे कहते हैं, तो अनुस्वार और विसर्ग को अनुस्वार, इसे अनुस्वार एवं विसर्ग को क्या बोला जाता है? अयोगवाह कहते हैं। इसे हम लोग विसर्ग बोलते हैं और ये अनुस्वार है, और ये दोनों अयोगवाह कहलाते हैं। मूल स्वर वर्ण 7 होते हैं। मूल स्वर वर्णों की संख्या 7 है, संयुक्त स्वर वर्णों की संख्या 4 है। 7 कौन है? इसी को लिखे अ, आ, ई, उ और री। और ये संयुक्त स्वर वर्ण में आता है ओ, औ, ए, ऐ। या इसे हम लोग श्रेणी से लिख दे, ए, ऐ, ओ, औ। मूल स्वर, ये मूल स्वर है, और इस स्वर के मिलाने से संयुक्त स्वर बना गया है। इसलिए इसे संयुक्त स्वर चारों को कहा जाता है, और ऊपर वाले को मूल स्वर कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि संयुक्त स्वर यानी ज्वाइंट जो वोवेल लेटर्स है, ये मूल स्वर ये 7 है, इसके 2 वर्णों के मिलाने से बनता है। संयुक्त स्वर में आप देखें, जैसे ए जो है ऐसे समझिए, अ या आ के बाद ई चाहे ई रहता है तो ए बन जाता है, यानी इस दोनों के मिलने से बनने वाला वर्ण ए है, संयुक्त वर्ण ए है। फिर अ या आ के बाद ए के मेल से इसका बड़ा रूप ऐ बनता है। क्या बनता है? ऐ बनता है। ठीक उसी प्रकार अ और आ के बाद उ या दीर्घ उ के मिलने से उ का निर्माण होता है, और आ चाहे अ और इसमें ओ के मेल से, ये छोटा वाला ओ के मेल से इसके बड़ा वाला औ बनता है। ये चारों के चारों आपका संयुक्त स्वर है, संयुक्त स्वर वर्ण है। और ये चारों के बनने में शुरुआती दौर में ये अ आ है, और ई के मेल से इस दोनों में से कोई एक रहेगा, और इस दोनों में से कोई एक रहेगा, और इस दोनों के मेल से ए बनेगा। इस दोनों में से और ए के मेल से ऐ बनेगा। अब जो है मूल स्वर को देखें, ये तो हो गया संयुक्त स्वर। मूल स्वर की बात किया जाए तो मूल स्वर भी 2 प्रकार के होते हैं। मूल स्वर वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। मूल स्वर वर्णों की संख्या 7 है, ये भी 2 प्रकार के। एक का नाम है ह्रस्व स्वर वर्ण, और दूसरे मूल स्वर के भेद में है दीर्घ स्वर वर्ण। ह्रस्व स्वर वर्ण उसे हम लोग कहते हैं, ये
ह्रस्व स्वर वर्ण, दीर्घ स्वर वर्ण मूल स्वर वर्ण का प्रकार है, यानी अ आ ई उ री। तो इसमें क्या ही शुरू वाला जिसमें कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर वर्ण बोला जाता है। तो ह्रस्व स्वर वर्ण में लिखना है अ ई उ री। और दीर्घ स्वर वर्ण में इसका दीर्घ रूप जो है समान वर्ण के दीर्घ, जैसे हो गया आ ई उ और दीर्घ री भी होता है। ह्रस्व स्वर वर्ण और दीर्घ स्वर वर्ण यहाँ लिख रखे हैं, इसका मतलब क्या आप लोग समझे? क्या समझे? ह्रस्व स्वर वर्ण का मतलब हो गया कि जिसमें कम समय लगता है, और दीर्घ स्वर वर्ण माने जिसमें ज़्यादा समय लगता है। और समान वर्ण का मतलब हो गया जो एक जैसा दिखता है। ये दोनों समान वर्ण है, ये दोनों समान वर्ण कहलाएगा, और ये दोनों समान वर्ण कहलाता है। स्वर्ण वर्ण के बाद अब व्यंजन वर्ण देखना है, इसका उच्चारण करना है ठीक ठीक, और समझना है कि कौन कौन सा वर्ण व्यंजन वर्ण है। तो व्यंजन वर्ण, इसके पहले मैंने बताया, आपने देखा कि व्यंजन वर्ण उसे कहा जाता है जो स्वर वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं, उच्चारण किए जाते हैं। तो व्यंजन वर्ण क्या चीज़? ये व्यंजन वर्ण क हलन से लेकर ज्ञ हलन तक होते हैं, इसके अलावा भी और हैं। तो व्यंजन वर्ण के भी कई भेद हैं। व्यंजन वर्ण के कई भेद हैं। जैसे क से लेकर म तक को कहा जाता है अंतस्थ, स्पर्श बोला जाता है। स्पर्श। क से लेके म तक को कहा जाता है स्पर्श व्यंजन वर्ण, स्पर्श व्यंजन वर्ण। क्रिय र ल व इस चारों को बोला जाता है अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन वर्ण, अंतस्थ व्यंजन वर्ण। और इस चार को स स और ह, ये तीनों को कहा जाता है ऊष्म व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण के एक स्पर्श व्यंजन होता है, एक अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन वर्ण। इसके अलावा एक संयुक्त व्यंजन वर्ण होते हैं, इसमें शामिल है ख, त्र, ज्ञ और स्र व्यंजन वर्ण, स्र व्यंजन वर्ण। श्री वगैरह लिखते हैं, श्रवण, ये हो गया स्र व्यंजन वर्ण। इसे कहा जाता है संयुक्त व्यंजन वर्ण, संयुक्त व्यंजन वर्ण। ये ज्वाइंट है, ये जो है ऊपर वाले व्यंजन वर्ण के मेल से बना है, ये चारों व्यंजन वर्ण। और कौन कौन से वर्ण के व्यंजन वर्ण के मिलने से ये चारों बना है, यहाँ आप देखें तो संयुक्त व्यंजन वर्ण। एक है अक्षर त, ज्ञ और एक है अक्षर जो है क हलंत और मूर्धन्य स के मेल से बना हुआ है। त्र जो है त और र हलंत से दोनों के मिलने से बनता है त्र। इसलिए यदि आप किसी मोबाइल पर या टैब पर टाइपिंग कर रहे हो, हिंदी लिख रहे हो और त्र लिखना चाह रहे हो, जब तक त हलंत और र हलंत नहीं लिखिएगा तब तक त्र नहीं लिखा जा सकता है। उसी तरह ज्ञ, ज हलंत और ज्ञ यानी य हलंत के मेल से बना हुआ है ज्ञ हलंत। स्र जो है तलाबी स और र हलंत। तो हम कैसे याद रखेंगे लंबे समय के लिए कि अक्षर क और मूर्धन्य स के ही मेल से बना हुआ है? तो आपने इसका अंग्रेजी में याद कर रखा है कि के एस एच से अक्षर यानी के से क, एस से मूर्धन्य स, टी आर से त्र और जे वाई एन से ज्ञ, जे से ज और वाई एन से य। तो इससे भी हम लोग पकड़ सकते हैं कि जो ज्ञ है जे से ज और वाई एन से य से बना हुआ है। तो कहीं ऐसे होता है तो कहीं जे एन, कहीं कहीं वाई विलोप यानी लोपन हो जाता है। स्र एस एच आर से स्र होता है। इस प्रकार आपने देखा यह रहा व्यंजन वर्ण। इसके अलावा व्यंजन वर्ण में एक और आता है द्विगुण, द्विगुण व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण।
द्विगुण व्यंजन वर्ण इसलिए कहा जाता है कि एक ही व्यंजन को दो गुणों में इस्तेमाल किया जाता है। एक व्यंजन वर्ण दो बार प्रयुक्त होते हैं। वह दो कौन सा है? तो द्विगुण व्यंजन वर्ण में है आपको ये ढ और ढ, ड और ढ, ड और ढ। तो हम लोग ड भी लिखते हैं, इसके जगह पर हम लोग कहीं कहीं बड़ी र और ढ के जगह पर रह लिखते हैं। अंग्रेजी में डी से और इसको अंग्रेजी में एच एस से रह लिखते हैं, रह। और इसको भी र पढ़ते हैं, ऐसे भी र पढ़ते हैं। यानी ये जो ढ है दो बार दो ढंग में दो रूप में प्रयुक्त होता है, इसलिए इसे द्विगुण व्यंजन वर्ण समझा और कहा जाता है। ये इसमें नुक्ता लगाकर बिंदु लगाकर ढ से बड़ी र और मतलब ड से बड़ी र और ढ से रह बनाया जाता है, रह। दोनों ट वर्ग वर्ण का है। इसका उदाहरण जैसे घड़ी, इसका उच्चारण है जैसे पढ़ना, चढ़ना इत्यादि। यहाँ मैंने लिख रखा है क हलंत, ख हलंत, ग हलंत, थ हलंत और न हलंत। इसे हम हलंत में भी लिख कर समझ सकते हैं और बिना हलंत में लिखे हुए भी इसे समझा जा सकता है। और इसे पढ़ना कैसे है, हम लोग कैसे पढ़ते हैं, एक बार पढ़ना है यानी उच्चारण कैसे करना है, उच्चारण कैसे किया जाता है, ये जानना जरूरी है। तो ये जो है इसे हम लोग पढ़ते हैं क, ख, ग, घ, ङ, यानी इसे पढ़ते हैं ङ। फिर च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न। ये भी न है और ये भी न है, तो इसे कम देर पढ़ना है। सीधे ट, ठ, ड, ढ, न, इसे ज़्यादा देर तक पढ़ना है। ट, थ, द, ध, न। फिर उसी प्रकार प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, स, स, ह, क्योंकि तीनों स हैं। फिर इसका वर्ग के रूप में भी समझा जाता है कि क वर्ग है, क, ख, ग है, इसे हम लिख सकते हैं क वर्ग। ये चौथा है च वर्ग, ये चौथा है तो ट वर्ग, यानी सुर वाला लगाकर वर्ग लिख देना है, क वर्ग। और ये है प वर्ग। तो इस प्रकार वर्ग के रूप में 5 है, इसमें भी 5 वर्ण है, इसमें भी 5 व्यंजन वर्ण है, इसमें भी 5 व्यंजन वर्ण है, इसमें भी 5 व्यंजन वर्ण है और इसमें भी 5 व्यंजन वर्ण है। तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये आप ध्यान रखेंगे, आगे इसका काम आ रहा है, यानी काम होगा, इसका हम लोग उपयोग करेंगे। अब आगे देखना है कि हिंदी व्याकरण में वर्णों की कुल संख्या कितनी है, कितनी होनी चाहिए। तो वर्णों की कुल संख्या हिंदी में 52 होते हैं। जैसे ताश की 52 पत्ते, उसी तरह वर्णों की कुल संख्या 52 होते हैं। 52 कौन कौन से होते हैं, इस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये याद रखना और समझना जरूरी है। तो सबसे पहले आता है स्वर वर्ण। स्वर वर्ण, स्वर वर्ण की संख्या 11। व्यंजन वर्ण राजा रूप देते हैं स्पर्श, व्यंजन वर्ण 25 है। फिर है अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन वर्ण, इसकी संख्या 4 है। इसके बाद जो है ऊष्म व्यंजन वर्ण, इसकी संख्या भी 4 है। और इसके बाद आयोगवाह, आयोगवाह, आयोगवाह की संख्या 2 है। और द्विगुण व्यंजन वर्ण, तो इसकी संख्या भी 2 है। आयोगवाह में मैंने बतला रखा है कि अनुस्वार और विसर्ग लिख दे रहा हूँ। अनुस्वार प्लस विसर्ग,
बिसरना नहीं है। इस दोनों को अयोगवाह वर्ण कहा जाता है, जो दो है। द्विगुण व्यंजन में आ जाता है, ये बड़ी र और दूसरा ये र। तो ये द्विगुण व्यंजन वर्ण है। और कुल संख्या मिला दिया जाए तो टोटल हो जा रहा है ये 10, 45, द्विगुण व्यंजन वर्ण के अलावा संयुक्त व्यंजन वर्ण है और इसकी संख्या हम लोग जानते हैं 4 है। तो कुल मिलाकर 52 याद रखें। कुल कितने वर्णों की संख्या है? तो 52 है। अब जो है हम लोग 52 वर्णों के उच्चारण पर चर्चा करेंगे और इसका और भी अन्य रूप से प्रकार है, इसे हम देखने का काम करते हैं। तो कुल वर्णों की संख्या हिंदी में 52 है और इस 52 वर्णों में देखा जाए, जैसे एग्जाम के दृष्टिकोण से घोष वर्ण, अघोष वर्ण, इसके अलावा अल्प प्राण वर्ण, महाप्राण वर्ण, इस टाइप के भी प्रश्न बनते हैं। तो घोष वर्ण समझ जाएंगे तो अघोष, किसी घोष का उल्टा क्या है? अघोष वर्ण। तो आप लोग लिखे घोष वर्ण किसे कहते हैं? घोष वर्ण क्या है? घोष वर्ण का अर्थ है कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर रज्जु का अर्थ हो गया कंठ में कंपन होता है, उसे घोष वर्ण कहते हैं। तो इसके उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो प्रत्येक वर्ग बोले तो वही क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, यानी प्रत्येक वर्ग के तीसरे, चौथे एवं पांचवें वर्ण घोष वर्ण है। कौन सा वर्ण है? घोष वर्ण है, जिसके बोलने और उच्चारण करने से कंठ में कंपन होता है। आगे बढ़ते हैं। घोष वर्ण, इसके अलावा अंतस्थ व्यंजन वर्ण को घोष वर्ण कहते हैं, जिसमें शामिल है य, र, ल, व एवं ह। एक ह भी है जो उसमें वर्ण का उदाहरण है। तो य, र, ल, व एवं ह घोष वर्ण है और प्रत्येक वर्ग के, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो क वर्ग के तीसरे चौथे, जैसे हो गया ग, घ और ङ। च वर्ग में हो गया जैसे ज, झ, य। ट वर्ग में जैसे हो गया ड, ढ, न। स वर्ग में जैसे हो गया द, ध और न। आप लोग को दिख रहा है ये वाला पीछे का? तो आपको मैं बता रहा था कि क वर्ग के तीसरे यानी ग, घ, ङ, इसमें हो जाएगा ज, झ, य। इसमें द, ध, ट, न। और इसमें द, ध, न। इसमें ब, भ, म। ये जो तीसरे नंबर का है, तीसरा वर्ण, चौथा और यह पांचवा वर्ण, इसे ही घोष वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घोष वर्ण। तो इसके विपरीत में आप लोग समझ गए होंगे अघोष वर्ण। अघोष वर्ण पर हम टिप्पणी नहीं करने जा रहे हैं। अघोष वर्ण क्यों? क्योंकि इसके विपरीत हो जाएगा कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर रज्जु यानी कंठ में कंपन नहीं होते हैं, होता है, उसे अघोष वर्ण कहते हैं। और यहाँ क्या है? घोष वर्ण।
और प्रत्येक वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण घोष है। इसका मतलब है कि पहला और दूसरा अघोष वर्ण होगा। तो उल्टा समझ जाना है। अगला बतला रहे हैं अल्पप्राण। अल्पप्राण वर्ण यानी जिस वर्ण के उच्चारण में प्राण यानी वायु कम निकलता है, यानी वायु कम निकलती है, कम निकलती है, उसे अल्पप्राण कहते हैं। लोग को दिख रहा है यह। तो अल्पप्राण में यह है कि जिस वर्ण के उच्चारण में वायु यानी प्राण कम निकलती है उसे क्या कहते हैं? अल्पप्राण वर्ण कहते हैं। इसका उदाहरण जैसे हो गया, इसका उदाहरण जो है प्रत्येक वर्ग के उदाहरण के तौर पर देखा जाए, जैसे इसका देखे हैं जैसे में, उसी तरह इसके जैसे में देखा जाए, तो प्रत्येक वर्ग के प्रथम, तीसरे एवं पांचवें वर्ण अल्पप्राण वर्ण कहलाते हैं। अल्पप्राण वर्ण कहलाते हैं। प्रथम, तीसरे एवं पांचवें वर्ण यानी विषम, यानी विषम पोजीशन स्थान वाले वर्ण अल्पप्राण कहलाते हैं। जैसे क वर्ग में क, ग, ङ, च वर्ग में च, ज और य, ट वर्ग में ट, ड और न, प वर्ग में प, ब और म। ये तीसरे, पांचवें और प्रथम यानी जो विषम पोजीशन वाले वर्ण हैं उसे अल्पप्राण कहा जाता है। इसके विपरीत दूसरे और चौथे स्थान वाले वर्ण को महाप्राण कहेंगे। इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखें, और अब आगे सीखेंगे वर्णों के उच्चारण स्थान। अब इसके आगे आप लोग पढ़ोगे उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान का अर्थ है कि वर्ण हमारे मुंह के किस स्थान से ये ध्वनि के रूप में निकलता है, उसे हम लोग उच्चारण स्थान कहेंगे। यानी जिस स्थान से किसी वर्ण का ध्वनि निकलता है, उस वर्ण का वह स्थान क्या कहलाएगा? उच्चारण स्थान कहलाएगा। उच्चारण स्थान कहलाता है। यानी जिस स्थान से किसी वर्ण का ध्वनि निकलता है उस वर्ण का वह उच्चारण स्थान उच्चारण स्थान कहलाता है। जैसे ङ, ये जो ङ है, ङ एक कंठ से इसका उच्चारण स्थान हो रहा है। जैसे कुछ यहाँ वर्ण लिख रहे हैं और इसका स्थान लिखेंगे, उच्चारण स्थान लिखेंगे। तो जैसे हो गया ङ, न का उच्चारण स्थान कंठ से है। फिर च का उच्चारण स्थान तालु से है। लिखेंगे प कहाँ से? उष्ट से, तो ये उष्ट हो जाएगा। फिर यहाँ लिखे दूसरा सवाल में, पहला सवाल में कि उच्चारण स्थान मुख्य स्थान कितने हैं? उच्चारण स्थान कितने हैं? तो उच्चारण स्थान मुख्य 5 है। मुख्य कितना है? 5 है। एक का नाम है कंठ,
तालु, मूर्धा, दंत और अगला है ओष्ठ। आप लोगों को यहाँ तक क्या दिखाई दे रहा है बताएंगे। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ ये उच्चारण स्थान है। तो आप इसे याद कर ले, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ यानी सबसे पीछे वाला हिस्सा कंठ है, जहाँ मुख और ग्रास नली खुलता है, उस द्वार को ही नाम है कंठ। तो उस कंठ से निकलने वाले ध्वनि कंठ है, और उसके आगे वाले हिस्सा को तालु, और दांत के पीछे वाला गुद्दा हिस्सा को, दांत के पीछे गुद्दा वाला हिस्सा को मूर्धा, और दांत को दांत है और ओष्ठ। तो इस प्रकार उच्चारण स्थानों की संख्या मुख्य रूप से 5 है। फिर मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दंत है और ओष्ठ है। अब कंठ से उच्चरित वर्ण कौन कौन है ये भी देख लें। तो कंठ से उच्चरित वर्ण कौन कौन है? तालु से कौन होगा, मूर्धा से कौन होगा? तो कंठ से मैंने मैं इसके पहले वाले टॉपिक पर मैंने बताया था वर्ग। कौन सा वर्ग? यानी क वर्ग। फिर कौन सा वर्ग? च वर्ग। तो ये जो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग जो क्रमशः है ऊपर से नीचे की ओर है, क वर्ग, फिर आता है क वर्ग। तो ये ऊपर से नीचे क्रमशः लगातार स्थान भी है, और उसी तरह हम लोग बच्चे को सिखाते हैं कि पहले क वर्ग सिखाते हैं, फिर च वर्ग, फिर ट वर्ग, फिर ट वर्ग और फिर क वर्ग। तो क वर्ग कंठ से उच्चारण किया जाता है। तो बच्चों को कंठ से पढ़ाने का कोशिश कीजिए तो क वर्ग आ जाएगा। क ख ग घ ङ क वर्ग का मतलब है। च छ ज झ ञ का मतलब क वर्ग है। ट ठ ड ढ का मतलब ट वर्ग है, और त थ द ध का मतलब ट वर्ग है। तो जैसे जैसे इसका वर्ण है उसी तरह इसका उच्चारण स्थान भी है कि कंठ से क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, मूर्धा से, दांत से ट वर्ग और ओष्ठ से प वर्ग। इसके अलावा कंठ से उच्चरित वर्ण है अ और आ, और इसके अलावा ह और विसर्ग। तालु से उच्चरित वर्ण है टी और ई। इसके अलावा तालु से उच्चरित वर्ण है तालव्य ख, तालव्य स। मूर्धा से उच्चरित वर्ण है मूर्धन्य स और री। दंत से उच्चरित वर्ण है दंती स, और ओष्ठ से उच्चरित वर्ण है उ और उ, आई में से उ और उ। कंठ से उच्चरित वर्ण को कंठे बोलते हैं, स से उच्चरित वर्ण को तालव्य, और मूर्धा से उच्चरित वर्ण को मूर्धन्य कहते हैं, और दंत से उच्चरित वर्ण को दंत्य बोलते हैं। एक बार पुनः समझ ले कि उच्चारण स्थान ये तमाम जितने भी वर्ण हैं उस सभी वर्णों का उच्चारण स्थान इन्हीं 5 जगहों से की जाती है। कंठ से, तालु से, मूर्धा से, दंत से, ओष्ठ से। कंठ हो गया सबसे शुरू वाला, तालु से ऊपर वाले, फिर मूर्धा, दांत, फिर ओष्ठ। तो इस तरह आप क्रमशः याद कर रहे हैं। यानी इसको यदि आप क्रमबद्ध याद रखे हो, याद कर ले रहे हो, याद कर लेना चाहिए कि कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दंत है और ओष्ठ है। तो कंठ से उच्चारण कौन सा वर्ण होते हैं? तो क वर्ग। कंठ से उच्चरित वर्ण है क वर्ग। तालु से उच्चरित वर्ण है च वर्ग, और मूर्धा से ट वर्ग का उच्चारण किया जाता है। दंत से त वर्ग का उच्चारण किया जाता है, और प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। इसके अलावा उ और उ है। दांत से दंती स है, और मूर्धा से मूर्धन्य स है। कितना आसान बात है, मूर्धा से मूर्धन्य स। और इसके अलावा री, कंठ से आ का उच्चारण किया जाता है, ह का उच्चारण किया जाता है, ह के अलावा विसर्ग का उच्चारण किया जाता है। और तालु से तालव्य स का उच्चारण किया जाता है, और इसके अलावा ई और ई का उच्चारण किया जाता है। कंठ से उच्चरित वर्ण को कंठय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंठय। तालु से उच्चरित वर्ण को तालव्य बोलते हैं, और मूर्धा से उच्चरित वर्ण को मूर्धन्य कहते हैं, यानी मूर्धन्य। और दांत से उच्चरित वर्ण को दंत्य बोलते हैं, और ओष्ठ से उच्चरित वर्ण को ओष्ठ्य बोलते हैं। बहुत ही आसान बात है।
जैसे कंठ से उचित वर्ण को, यानी कंठ से उचित वर्ण को कंठ्य कहेंगे, है ना। जैसे क वर्ग जितने भी है, अ, आ और ह और विसर्ग, ये कंठ्य वर्ण कहलाएगा, क्योंकि यह कंठ से उच्चारण किया जाता है। इसके अलावा च, छ, ज, झ, ञ, यानी च वर्ग, तालव्य स, ई, ये सब तालव्य वर्ण कहलाएगा। क्यों? क्योंकि यह तालव्य से उचित वर्ण है। तालु से उचित वर्ण के कारण इसे तालव्य स, इसे मूर्धन्य स और इसे दंती स। लेकिन इसे ऐसा ही पढ़ना चाहिए कि स, स, ये तीनों तीन की तरह, मतलब अलग अलग पढ़ना है। स, क्योंकि ये तीनों स के रूप में उच्चारण किया जाता है। इसके अलावा उच्चारण स्थान, ये 5 के अलावा भी अन्य 4 उच्चारण स्थान हैं। जैसे उसका है कंठ तालु, यानी कंठ और तालु से उच्चारण होने वाले वर्ण कंठ तालु से उच्चारण किए जाते हैं। और कंठोष्ठ है, कंठ और ओष्ठ, यानी जिस वर्ण के उच्चारण में कंठ और ओष्ठ दोनों सहायक होते हैं, वे वर्ण जो कंठ और तालु से बोले जाते हैं, उसे कंठ तालु स्थान होता है। इसके अलावा है नासिका, जो केवल नासिका से बोला जाता है, नाक से बोले जाते हैं। और इसके अलावा है तो कंठ तालु, ए दैतो, यानी ए और ए, ये दोनों वर्णों का उच्चारण कंठ तालु से किए जाते हैं। कंठोष्ठ से ओ और ओ का उच्चारण किया जाता है। नासिका से प्रत्येक वर्ग के, नासिका से किस वर्ण का उच्चारण किया जाता है? तो प्रत्येक वर्ग का मतलब क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग। इसके अंतिम बोले तो क वर्ग में न है, च वर्ग में य है, ट वर्ग में न है और त वर्ग में न है और प वर्ग में म है। तो इन पांचों का उच्चारण नासिका के द्वारा होता है। वकार से दंतुष्ट और दंतुष्ट से, यानी दांत और उष्ट से व का उच्चारण किया जाता है। यानी व का उच्चारण किन स्थान से किए जाते हैं? तो दंत और उष्ट, यानी दंतुष्ट से। तो आप इसे परीक्षा में देख सकते हैं कि इस टाइप से पूछे जाते हैं कि व का उच्चारण स्थान क्या है। तो ये 4-5 ऑप्शन रहेंगे और उसमें आपको जवाब देना है कि व का उच्चारण स्थान दंतुष्ट है। इस प्रकार आपने देखा कि रहा उच्चारण स्थान। अब हम आप लोगों को मात्रा बताने जा रहा हूँ, जो वर्ण का ही अंश है। वो अंत में मैं वर्ण प्रकरण, ये जो पाठ है, वर्णमाला चैप्टर जो है, इस वर्णमाला में मात्रा का जिक्र किया जाता है कि यह 1 मात्रे का है, यह 2 मात्रा का वर्ण है, तो ये 3 मात्रे का वर्ण है। तो ये है क्या, इसे समझने का कोशिश करूँगा, बताने का प्रयास करूँगा इस वीडियो में। आप बने रहें। तो यहाँ आप लोग के माध्यम से याद रख सकते हैं कि 1 मात्रे भवेद हरस्व, द्वि मात्रे दीर्घ उच्चते, त्रिमात्रे फलुतो गेयो, व्यंजनम चार्धमात्रकम, व्यंजनम चार्धमात्रकम। इसका अर्थ जान लें। ये कहना ये चाह रहा है कि 1 मात्रा, यानी 1 मात्रा जिसमें 1 मात्रा में समय लगता है, और 1 मात्रा वाले वर्ण ह्रस्व वर्ण कहलाते हैं, और 2 मात्रा वाले वर्ण दीर्घ वर्ण कहलाते हैं, और जिसमें 3 मात्रा का समय लगता हो या 3 मात्रा वाले को प्लुत कहा जाता है, और आधा मात्रा जिसमें 1 मात्रा से भी कम लगे, आधा लगे, उसे बोला जाता है व्यंजन वर्ण। इस चीज़ को मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि 1 मात्रा वाला वर्ण ह्रस्व कहलाता है, ह्रस्व वर्ण। इसका मतलब भी लिखेंगे, पहले यहाँ समझें। 2 मात्रा वाला वर्ण दीर्घ वर्ण कहलाता है, और 3 मात्रा वाला वर्ण
प्लुत कहलाएगा, प्लुत वर्ण। और अर्ध मात्रा वाला वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। तो ऊपर वाला जो श्लोक के माध्यम से ये बताना चाह रहा है कि कौन से मात्रा को किस नाम से जानते हैं। यही चीज़ है कि एक मात्रा वाले वर्ण ह्रस्व वर्ण कहलाते हैं और 2 मात्रा वाला वर्ण को दीर्घ वर्ण कहा जाता है और 3 मात्रा वाला वर्ण प्लुत कहलाते हैं। फिर ये जो एक मात्रा वाला वर्ण है यानी ह्रस्व वर्ण है, वह कौन हो सकते हैं? तो हम लोग पढ़े हैं, जैसे अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ, ह्रस्व री, ये आपको ह्रस्व वर्ण का उदाहरण है, क्या देखने के लिए है। दीर्घ वर्ण जो है आ है, इसी का दीर्घ ई है, दीर्घ उ है और ये दीर्घ री है। प्लुत में प्लुत वर्ण ओम है, जैसे अपने लोग पढ़ते हैं ओम। तो ये 3 मात्रा लगने वाला समय है, इसे प्लुत वर्ण कहा जाता है। और जिसमें आधा मात्रा का समय लगता है, अर्ध यानी आधा, हाफ मात्रा वाला वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। और आप लोग व्यंजन जानते हैं, क हलन से लेके ज्ञ हलन तक शामिल है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये वर्ण है। वर्णमाला चैप्टर के अंतर्गत वर्णमाला पाठ में आपने वर्ण पढ़ा और इसके उच्चारण स्थान के साथ साथ अन्य कई पहलुओं को देखा। इसमें जो है एक शब्द आता है वर्णमाला, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि वर्णमाला क्या है। तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये बहुत ही आसान बात है। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं और वर्ण का समूह मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ये रहा आपका संपूर्ण वर्णमाला के वर्ण। तो इस प्रकार के वीडियो को देखने के लिए हमसे जुड़े और वॉच करें। धन्यवाद।